अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसको हम कॉमनली वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, इसके पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद के लेक्चर में फिर हम वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं, ये बेसिकली 1957 में तो केमिस्ट गिलिस्की एंड नाहोम ने डेवलप की थी और उसको प्रेजेंट किया था। ये थ्योरी बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है, यानी इस थ्योरी का जो बेसिक एम है वो क्या है। असल में जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होता है या ज्योमेट्रीज होती हैं। ये थ्योरी बेसिकली उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस की ज्योमेट्रीज को या शेप्स को एक्सप्लेन करती है। पॉलीएटॉमिक से क्या मुराद होता है? एक होता है मोनोएटॉमिक, मतलब किसी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें एक एटम हो। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन मतलब जिसमें दो एटम हो, लाइक O2 हो गया। और पॉलीएटॉमिक जिसमें दो से ज़्यादा एटम मौजूद हो, उसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन कहते हैं। अच्छा, ये थ्योरी बेसिकली किस फिनोमेना पे बेस्ड है? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्जन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ये थ्योरी कहता है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या है, इससे पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो एटम जो दो या दो से ज़्यादा एटम के साथ बॉन्डेड होता है, अटैच होता है किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के अंदर, उस एटम को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। सो ये थ्योरी कहता है कि बेसिकली सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो कि लोन पेयर्स भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं। उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्जन होती है, यानी लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होती है। कहाँ पर? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में। और उस रिपल्जन की वजह से वो स्पेस में एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ताकि उस रिपल्जन को कम कर सकें। जब ये स्पेस में दूर चले जाएंगे तो ये स्पेस में सर्टन रीजन में खुद को अरेंज कर देंगे, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक शेप मिल जाता है। सो असल में ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में होते हैं, जिसमें लोन पेयर भी आ गए और बॉन्ड पेयर भी आ गए, ये बेसिकली उनके रिपल्जन के ऊपर बेस्ड है। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं। आपको बुक्स में सिर्फ ये पोस्टुलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने हर पोस्टुलेट के नीचे कोशिश की है कि एक दो एग्जाम्पल भी दिए जाएं ताकि उस पोस्टुलेट की आप लोगों को सही समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है जी? सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम इज सच दैट they remain at maximum distance to minimize the repulsion। यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जिसमें बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, चूंकि उनके दरमियान रिपल्जन होगी तो उस रिपल्जन को कम करने के लिए वो कोशिश करेंगे कि स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हो जाए, ताकि रिपल्जन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सो अगर हमारे पास किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, ठीक है, तो उनकी सूटेबल अरेंजमेंट लीनियर होगी, ठीक है। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो फिर वो सूटेबल अरेंजमेंट जहां पर रिपल्जन सबसे कम होगा तो वो क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट होगी। और अगर किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो फिर उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो सूटेबल अरेंजमेंट होगी जहां पर रिपल्जन कम होगा वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। इस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में थोड़ा सा फर्क है, जो कि आगे हमें जाकर क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इन मॉडल्स के जरिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ये उसका वैलेंस शेल है। तो अगर उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो सूटेबल अरेंजमेंट ये होगी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड पर होगा
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड पर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पर होंगे, जिसकी वजह से इनमें रिपल्जन कम होगी। सो टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जहां पर रिपल्जन कम हो वो क्या है, सूटेबल अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट होगी। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, सो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक ये सेंट्रल एटम है, ये उसका वैलेंस शेल हम एज्यूम कर लेते हैं, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये व्हाइट बॉल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे होगा स्पेस में, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन पर होंगे, जिसमें हमारे पास रिपल्जन कम होगी। सो अगर आप देख लें ये ट्राइंगल बन रहा है, सो इसको हम ट्राइंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट कहते हैं। सो इन केस ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद हो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तीन हो, जिसमें लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, तो फिर उसके लिए सूटेबल अरेंजमेंट क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट होगी। अगर चार इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लाइक सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो लेट ये सेंट्रल एटम और ये इसका वैलेंस शेल है, और ये व्हाइट बॉल्स आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि टोटल चार हैं, इसमें लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो उनकी सूटेबल अरेंजमेंट इस तरह से होगी टेट्राहेड्रल में कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर स्पेस में मौजूद होगा सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन होगी, और इस अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, और इसमें रिपल्जन कम होगी। चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो भी वेस्पर थ्योरी के मुताबिक उनकी कुछ अरेंजमेंट होगी, लेकिन वो हमारे इंटर लेवल जो कि फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें मौजूद नहीं है। हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2, 3 और 4 से ज्यादा वो इस लेवल में मौजूद नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट में ये जी क्या कहते हैं, सेकंड पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर एंड देयरफॉर ऑफर मोर रिपल्जन देन बॉन्ड पेयर। चूंकि लोन पेयर पर सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस का होल्ड होता है या अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से लोन पेयर कंपैरेटिवली फ्री होता है, किससे, बॉन्ड पेयर से, क्योंकि बॉन्ड पेयर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बन जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर के ऊपर टू एटम्स के न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन होता है, होल्ड होता है। इस वजह से लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, जबकि बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से लोन पेयर ज्यादा रिपल्जन ऑफर करेगा और बॉन्ड पेयर कम रिपल्जन ऑफर करता है। इसलिए हमारे पास सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है वो कुछ इस तरह से होगा कि लोन पेयर रिपल्जन, यानी दो लोन पेयर्स के दरमियान रिपल्जन सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन उससे कम होगा, जबकि बॉन्ड पेयर रिपल्जन सबसे कम होगा। लाइक यहाँ पर मैंने वाटर का मॉलिक्यूल ड्रा किया हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है क्योंकि ये दो एटम के साथ अटैच है। अब वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में दो लोन पेयर होते हैं बेसिकली और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। सो इसके वैलेंस शेल में बेसिकली ये तीनों रिपल्जन मौजूद होंगे, यानी दो लोन पेयर, इस रीजन में जो रिपल्जन होगा वो लोन पेयर रिपल्जन होगा, इस रीजन में जो रिपल्जन होगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगा। ये लाइन बेसिकली बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इस रीजन में जो रिपल्जन होगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगा। सो लोन पेयर इस रीजन में रिपल्जन सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इस रीजन में रिपल्जन सेकंड नंबर पे होगा, जबकि दो बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होगा यानी इस रीजन में वो सबसे कम होगा। अच्छा जी, थर्ड पोस्टुलेट में अब क्या कहा जा रहा है, अब हम सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्जन की तरफ आ जाते हैं। बॉन्ड पेयर तो हमारे पास तीन तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड पेयर भी हो सकता है जिसको हम सिंपली डबल बॉन्ड कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड पेयर भी हो सकता है जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। सो इन तीनों में से
कौन सा ज़्यादा रिपल्जन ऑफर करेगा। सो थर्ड पॉस्टुलेट बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो थर्ड पॉस्टुलेट में कहा जा रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड से मुराद है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दैट हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लाजमी बात है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी एंड देयरफॉर ऑफर मोर रिपल्जन देन सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन के अंदर वो सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा रिपल्जन ऑफर करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्जन तो ट्रिपल बॉन्ड ऑफर करेगा क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जबकि उसके बाद डबल बॉन्ड होगा जबकि सबसे कम रिपल्जन वो सिंगल बॉन्ड ऑफर करेगा क्योंकि इसके साथ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लाइक एक मॉलिक्यूल है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच है तो इसके साथ वैलेंस शेल में 3 बॉन्ड पेयर यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब ये सूटेबल अरेंजमेंट ये होगी कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर मैनर में अरेंज हो जाए। अब चूंकि ये तीनों बॉन्ड पेयर एक जैसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड पेयर यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्जन आइडेंटिकल होगा। सो जब रिपल्जन इक्वल होगा तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल भी एक जैसा होगा। इसकी वजह से यहाँ पर भी 120 डिग्री है बॉन्ड एंगल, यहाँ पर भी एंड सिमिलरली यहाँ पर। बट अगर हम इस दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या है जी, ये फॉर्मल्डिहाइड है। सो फॉर्मल्डिहाइड में सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए अटैच है और 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब इस रीजन में और इस रीजन में डबल सिंगल बॉन्ड रिपल्जन होगा जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रिपल्जन होगा। सो यहाँ पर 2 तरह का बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, डबल सिंगल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर। अब ये अंडरस्टूड है क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इस वजह से डबल बॉन्ड ज़्यादा रिपल्जन ऑफर करेगा। तो डबल सिंगल बॉन्ड रिपल्जन इस रीजन में रिपल्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा और जब रिपल्जन ज़्यादा होता है तो इससे बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाता है। तो देख लें यहाँ पर बॉन्ड एंगल डेविएट होकर नॉर्मल वैल्यू जो कि 120 है उससे ज़्यादा होकर 121.5 तक चला जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि इन दोनों रीजन्स में बॉन्ड पेयर जो रिपल्जन है बॉन्ड पेयर वो डबल सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्जन है। सो ये भी 121.5 हो गया और ये भी 121.5 हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड्स करीब आ जाएंगे और सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो कम होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट तकरीबन 117 तक डिग्री हो जाएगा। सो इस एग्जांपल में चूंकि बॉन्ड एंगल्स डेविएट हो रहे हैं तो ये एग्जांपल हमें इस पोस्टुलेट में जो हम एक्सप्लेन कर रहा है उसको क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर रिपल्जन है और यहाँ पर भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड है इस तरह से ये ज़्यादा रिपल्जन ऑफर कर रहा है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर चूंकि दोनों सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्जन कम हो है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी कम है और वहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। लेकिन एक बात जो कि नेक्स्ट पोस्टुलेट में एक्सप्लेन हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्रीज है वो ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी या ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि यहाँ पर डिस्कस किया पोस्टुलेट नंबर 4 में। पोस्टुलेट नंबर 4 में कहा जा रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री। अब ठीक है, एंगल्स तो डेविएट हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन क्या इसका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? सो नहीं जी। इस एग्जांपल में हमें नजर आ गया कि रिपल्जन यहाँ पे ज़्यादा था, एंगल ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम था, एंगल कम हो गया, लेकिन मॉलिक्यूल की ओवरऑल ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और दोनों ज्योमेट्रीज ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर ही हैं। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया है कि BeCl2 और CO2, यहाँ पर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पेयर और डबल बॉन्ड पेयर है। सो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पेयर, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पेयर है, लेकिन स्टिल हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है, वो लीनियर ही है। तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल सिंगल बॉन्ड की तरह हम कंसिडर करेंगे जब हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करेंगे। और इसका रीजन ये है कि बॉन्ड तो बेसिकली 2 एटम्स के
दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है, जिसकी वजह से अगर बॉन्ड सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दोनों एटम्स के न्यूक्लाई के दरमियान जो रीजन होता है उसको ही ऑक्यूपाई करता है, वो कोई और रीजन को ऑक्यूपाई नहीं करता। इस वजह से डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड को हम एक जैसा कंसिडर करेंगे जब भी हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करेंगे। सो लाइक इस एग्जांपल में हमने कंसिडर किया कि हीलियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिंगल है, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 डबल इलेक्ट्रॉन पेयर यानी डबल बॉन्ड है, लेकिन हम इसको सिंगल की तरह ही कंसिडर करेंगे और ज्योमेट्री वही हमारे पास यहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल का होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? चलिए अब हम आ जाते हैं सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लेट 2 एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना है, तो क्या इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड पेयर के रिपल्जन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो ये नेक्स्ट पोस्टुलेट में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर इफेक्ट से मुराद है रिपल्जन, कि कितना रिपल्जन ये ऑफर करेगा यानी कितने रीजन में ये इफेक्टिव होगा। सो द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस, कम होगा विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के साथ जो एटम बॉन्डेड है जिसको टर्मिनल एटम बी कहा जाता है, जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा हो जाएगी तो उस बॉन्ड पेयर का जो रिपल्जन है वो कम होगा, और रिपल्जन कम होने की वजह से वहां पर बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये 2 एग्जाम्पल जो है ना वो दिए हुए, एक NH3 है और एक NF3 है। सेंट्रल एटम दोनों में आइडेंटिकल है, दोनों में सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टर्मिनल एटम्स हैं वो हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर टर्मिनल एटम्स हैं वो फ्लोरीन है। सो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट मींस कि इस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन टर्मिनल एटम, जबकि इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इन दिस केस टर्मिनल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। अब पोस्टुलेट में कहा जा रहा है कि जब सेंट्रल एटम के साथ जो एटम बॉन्डेड है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन कम होगा, यानी जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। सो आपको इन दोनों में क्लियरली नजर आ रहा है, अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली 107.5 डिग्री होता है, बट NF3 जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है इसमें बॉन्ड एंगल तकरीबन 102.3 होता है, जो कि कम हो जाता है। इट मींस कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्जन कम है। ये क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? सेंट्रल एटम से। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। जब जो इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, जब सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा टर्मिनल एटम से, तो जो बॉन्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंट्रल एटम अपनी तरफ विड्रॉ कर देगा। तो जब वो सेंट्रल एटम के करीब आ जाएगा तो स्पेस में ये बॉन्ड पेयर्स इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में भी एक दूसरे के करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से स्पेस में करीब आने से रिपल्जन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब टर्मिनल एटम सेंट्रल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो बॉन्ड पेयर है वो टर्मिनल एटम विड्रॉ कर देगा अपनी तरफ सेंट्रल एटम से। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर बॉन्ड पेयर को फ्लोरीन के यानी टर्मिनल एटम के करीब लगाया हुआ है और सेंट्रल एटम से दूर लगाया हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये शो करने के लिए कि चूंकि टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा। तो जब ये सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो स्पेस में भी ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्जन वो काफी कम हो जाएगा लोन पेयर रिपल्जन की वजह से। सो ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को पुश कर देगा और ये बॉन्ड पेयर करीब आ जाएंगे और हमारे पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ओवरऑल ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दोनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज ट्रायंगुलर पिरामिडल ही होंगी। वो क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करता है कि इस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, जो कि दोनों में आइडेंटिकल है।
यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और सिमिलरली यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, लेकिन बॉन्ड एंगल्स में फर्क होगा क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि यहाँ पर टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल एटम से। अच्छा जी, लास्ट पोस्टुलेट कि द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल ज्योमेट्री होगी, पोस्टुलेट नंबर 1 में तो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को डिस्कस किया। द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। यानी मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल ज्योमेट्री है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं प्लस उसमें कितने लोन पेयर्स हैं और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। जबकि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में एक्सप्लेन किया वो जस्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करते हैं कि कितने, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो फर्दर डिपेंड करता है कि इसमें कितने लोन पेयर्स हैं और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर भी डिपेंड करता है। अब कैसे, तो ये हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी इन पोस्टुलेट के हेल्प से हम चंद मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करेंगे वेस्पर थ्योरी के बेस पर, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।